हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th के लिए अर्थशास्त्र में यूनिट 4 इकाई 4 यानी कि लेसन आपका 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। अब यहाँ पे वित्तीय कहें तो वित्तीय का मतलब होता है क्या कि रुपया, पैसा इत्यादि। आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि वित्तीय का अर्थ ही होता है। आप लोग भली भांति वित्तीय से परिचित भी हैं, क्योंकि पीछे के लिए कई भी चैप्टर, मतलब कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े 2-3, इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है वित्तीय, व्यापार इत्यादि से संबंधित बातों को समझना बुझना। तो इसमें हम लोग वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग मुद्रा देखा था, तो यहाँ हम लोग बैंक के बारे में देखेंगे। जैसे वित्तीय संस्थान यानी वित्तीय का मतलब होता है रुपया, पैसा, तो उसका संस्थान यानी कि बैंक किस प्रकार से है, कैसे कार्य करता है, बैंकों में सर्वोपरि बैंक कौन सा है, किस प्रकार से बैंक ऋण देता है, बैंक का काम क्या है, बैंक किस प्रकार से ऑपरेट होता है, पूरे मार्केट में किस प्रकार से चलता है, किसके अधीन होता है बैंक कितने प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से हम लोग बैंक के बारे में यहाँ पे देखेंगे, बैंक यानी शाखा। तो सबसे पहले हम हेडिंग दिए हमारी वित्तीय संस्थाएं, क्लास 10th के लिए है। तो यहाँ पे आपको है पहले कि यहाँ आप लोगों को लिख करके आप डैश दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले लिख करके डैश देना है वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था क्या करना है, लिख करके डैश देना है। और पहले आप लोग समझ जाइए कि वित्तीय संस्था क्या है। तो हमारे देश, किसी भी देश, किसी भी राज्य की वैसी संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वित्तीय संस्थान कहलाता है। तो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो क्या करता है, वित्तीय रूप से हमारी मदद करता है, आर्थिक रूप से हमें मतलब कि दुर्बल होने से, निर्बल होने से बचाता है, वे सभी संस्थान क्या करेंगे, वित्तीय संस्थान करेंगे। तो अब नाउ स्टार्ट, लिखना के लिए शुरू कीजिए वित्तीय संस्था। अब यहाँ पे आप लोग लिखिए हमारे देश की वे संस्थाएं रिपीट, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं, आर्थिक विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वित्तीय संस्था कहलाता है। नीचे पैराग्राफ पे चेंज करके लिखिएगा, वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। पहला राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब इसको समझिएगा। अब वित्तीय संस्था क्या है, हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश जो चलता है, यहाँ पे दो भाग में बढ़ता है वित्तीय संस्था।
एक हो गया राष्ट्रीय स्तर के लिए जो कि पूरा देश के लिए है वह, और एक हो गया आपका राज्य के लिए और स्टेट के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है वह कौन है, कैसे कार्य करती है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है जो कि अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है, जैसे यूपी का अलग, बिहार का अलग, लेकिन जो राष्ट्र स्तरीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्था हैं वे पूरे देश के लिए होता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, लिख करके आप डैश दीजिए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पहला, लिखिएगा। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय साख, जो देश के लिए वित्तीय साख नीतियों का निर्धारण करती है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाती है, लिख ली। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? दो, लिखिएगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। पहला अब राष्ट्रीय है तो भारत की बात होगी, हमारे देश की बात हो रही है ना। भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय इंडियन मनी मार्केट हो गया ये, भारतीय मुद्रा बाजार। दिए, इसको लिख करके डैश दीजिए और लिखिए अपने देश के उद्योग एवं व्यवसाय, अपने देश के उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालिक तथा मध्यकालिक वित्तीय व्यवस्था, मध्यकालिक वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन भारतीय मुद्रा बाजार के तहत
किया जाता है। लिख पाए होंगे। इसके दो क्षेत्र होते हैं, इसके दो क्षेत्र होते हैं। ए में लिखिएगा संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र लिख करके डैश, संगठित क्षेत्र लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा इसमें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, विदेशी बैंक, विदेशी बैंक तथा सहकारी बैंक, तथा सहकारी बैंक आते हैं। तथा सहकारी बैंक आते हैं। बी में लिखिएगा असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र लिख के डैश, लिखिएगा असंगठित क्षेत्र के तहत, असंगठित क्षेत्र के तहत देसी बैंकर, देसी बैंकर, देसी बैंकर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आती है, आती है। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के तहत देसी बैंकर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आती हैं। अब इसको थोड़ा समझिए बढ़िया से, पहले समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार हम लोग पहला देखें, जिसमें कि क्या इसके दो भाग, भारतीय मुद्रा बाजार का क्या काम है, तो यह अल्पकालिक, अल्पकालिक मतलब होता है थोड़ा समय के लिए, और एक होता है मध्यमकालिक जो कि मिडिल समय, माने कि ना ज़्यादा समय ना कम समय, और एक होता है दीर्घकालिक। अब मिडिल कालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, इसको पहले आप लोगों को समझना होगा। जैसे कोई किसी से, कोई बैंक से या कोई कंपनी ऋण लेता है तो अल्पकालिक में उसको मतलब साल 2 साल के लिए ऋण दिया गया, यह हो गया अल्पकालिक। मतलब कि साल से 2 साल में आपको क्या करना है कि ऋण को चुकता करना है, भुगतान करना है। मध्यमकालिक में हो जाता है कि आपका 4 से 5 साल इस तरह से आपको ऋण को चुकता करना है, और उसी में 10 साल से ऊपर हो जाए, जैसे 20 साल, 40 साल, 50 साल, अब ऊपर की ओर चला जाए तो वह जो ऋण हो गया वह हो गया आपका दीर्घकालिक, माने दीर्घकाल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए दिया गया। तो भारतीय मुद्रा मार्केट जो है, मुद्रा बाजार जो है, वह अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण ही देता है, अल्पकालिक और मध्यमकालिक। इसके लिए इसका भी दो भाग है, असंगठित और संगठित और असंगठित। संगठित का आपको हम संगठित के लिए एकदम सीधा आपको कह दें, एकदम सिंपल वे में, खाटी देहाती में समझिए तो सरकार का संस्था, सरकारी संस्था
से जो आप ऋण लेते हैं वो हो गया संगठित क्षेत्र। जैसे आपने किसी बैंक से लिया, किसी भी बैंक से लिया तो वो आपका संगठित क्षेत्र से है। आप क्या कहें कि कोई विदेशी बैंक ही है, जैसे भारत में ये नहीं कि बहुत सारा मतलब सब का सब इंडिया का ही बैंक है, विदेशी बैंक भी भारत में मतलब कि कार्यरत है। तो विदेशी बैंक से भी आपने क्या किया, जैसे ICICI बैंक इत्यादि, उन सभी बैंकों से आपने ऋण लिया। तो वो सब बैंक भी क्या होता है, सरकार के रूल रेगुलेशन, उसके रेगुलेट के आधार पर कार्यरत होते हैं, उसके उस सब का नियमावली बना होता है। विदेशी बैंकों का भी, वो भी गवर्नमेंट के अधीन होता है। ये सभी संगठित क्षेत्र के बैंक है, यानी कि जो सरकार के अधीन हो, सरकार का रूल जिस बैंक पर चलता हो, वे सभी है मतलब कि संगठित क्षेत्र वाले। असंगठित मतलब कि इस सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। यह देशी बैंक के बहुत सारे अलग अलग अपना अपना वैरायटी है, जो कि RBI से यह अलग हट करके होता है। फिर आप देखिएगा असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे कि सेठ, साहूकार इत्यादि प्रकार से भी लोग ऋण लेते हैं। वो सब क्या है, उसका कोई नियम नहीं है कि कितना में कितना ऋण देना है, कितना दर पर देना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना समय में देना है। वो सब लोग अपने अपने मन से लोग तय करते रहते हैं। वह इस प्रकार से है। अब आप देखें, इसका पहला देखें, भारतीय मुद्रा बाजार का दो भाग देखें, असंगठित और असंगठित। अब देखते हैं भारतीय, सेकंड नंबर में आपका हो जाएगा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिए भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार लिखना स्टार्ट। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था, औद्योगिक घराने के लिए तथा सार्वजनिक विकास के लिए करती है। आप समझिएगा इसको, पूंजी बाजार जैसे क्या करना है, जैसे भारत के बहुत नामी गिनामी कंपनियां जो हैं, जैसे बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां बहुत सारे मतलब कि एक दीर्घकालिक सोच के अनुसार एक प्लांट बनाते हैं, एक मतलब कि उद्योग, फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, जिसको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि फैक्ट्री का अपना निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा की आवश्यकता होती है, और बहुत ज़्यादा पैसा वो लेंगे तो उस पैसा से मतलब कि इंडस्ट्री ही बैठाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लंबा समय भी चाहिए। फिर बन करके तैयार होगा, तब जाकर के फिर उससे वे क्या करेंगे, उससे आमदनी करेंगे, तब फिर वो ऋण को क्या करेंगे, वापस लौटा पाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल के लिए क्या मतलब कि ऋण की आवश्यकता होती है। तो पूंजी मार्केट से जो होता है वह दीर्घकालिक ऋण ही मिलता है, जो कि बड़े बड़े उद्योग घराने के व्यक्तियों को मिलता है, या फिर क्या सार्वजनिक विकास का मतलब कि अब क्या है कि बहुत बड़का मतलब आपका प्लेग्राउंड का निर्माण करना है, या फिर कुछ मतलब कि वैसा साइंस से संबंधित कोई चीज़ मतलब डेवलप करना है, या फिर कह सकते हैं कि पुल का निर्माण करना है, या फिर सार्वजनिक लोगों के लिए मेट्रो इत्यादि की व्यवस्था जो होती है करनी है। तो बहुत दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए अधिक रुपए की आवश्यकता हो, तब वह भारतीय पूंजी बाजार से वैसा ऋण लिया जाता है।
वे बड़े बड़े व्यक्ति एवं गवर्नमेंट को भी उस प्रकार का ऋण प्राप्त होता है। वे छोटे छोटे किसान या मजदूरों के लिए वैसी व्यवस्था नहीं होती। चलिए, ये था हम लोग क्या देख रहे थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थान का दो प्रकार देख लिए। अब सेकंड देखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, लिख के डैश। लिखिएगा, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था राज्य के फिर से राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था राज्य के किसानों को कृषिगत वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं। यह दो प्रकार के होता है, पहला गैर संस्थागत लिखिएगा, गैर संस्थागत। अब कहिए कि थोड़ा सा समझिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान में हमने क्या लिखवाया कि यह किस राज्य स्तरीय जो संस्था है, वित्तीय संस्था, यह किसान को मुख्य रूप से, इसीलिए इसके परिभाषा में किसान जोड़ना अति आवश्यक हो गया। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि किसान के लिए, किसान का मतलब कि यूपी सरकार क्या किया, किसान का इतना ऋण माफ कर दिया, तो बिहार सरकार किसान को ऋण दे रहा है, तो महाराष्ट्र किसान मतलब कि इस तरह से दिया, तो गन्ना के लिए माफ कर दिया। यानी किसान से संबंधित ज्यादातर जो ऋण होता है वगैरह वगैरह, वे सब मतलब कि राज्य के अधीन ही होता है। तो यहाँ पे किसान जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। आप लोग बराबर, अब तो ऐसा भी हो रहा है कि किसान के ऋण माफ करने का पॉलिटिक्स प्रचलन में आ रहा है। यूपी में चुनाव योगी जी लड़े थे, वे भी बोले थे कि हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, गन्ना खेती में जो भी हानि हुआ। एमपी में भी किसानों को मतलब कि ऋण माफ करने के लिए चुनाव लड़ा गया। यानी कि यह राज्य के स्तरीय मुख्य रूप से किसानों के लोग ऋण देते हैं खेती बाड़ी के लिए, तो यह किसान से संबंधित हो गया। अब इसका एक प्रकार है क्या, गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत मतलब कि किसान लोग क्या करता है, खेती के लिए तो ऋण लेता। अब क्या होता है, खेती में तो कई बार हुआ कि बाढ़ आ गया तो फसल लगाया हुआ पूरा का पूरा पूंजी बर्बाद हो जाता है। अब सुखाड़ आ गया तो बेचारा का फिर से स्थिति खराब हो जाता है, या फिर ओला का हो गया, या फिर किसी भी तरह का, बहुत तरह का मैटर होता है। किसान एक मतलब कि पूरा कहिए तो आपका उसका पूंजी डूब जाता है सीधे। यह बहुत रिस्की टाइप का बिजनेस हो जाता है, और किसान के बिना देश भी नहीं चल सकता है। तो उसका मनोबल ना टूटे, उससे बहुत सारे मतलब कैसे भी किसान होते हैं जो कि अपना पूरा पूंजी वगैरह वगैरह एकदम लगा देते हैं। उनकी ऐसी होती है कि इस बार अगर खेती होगी तो इतना का मुनाफा होगा, तो मतलब कि अगले साल लड़की की शादी करेंगे तो लड़का को पढ़ाएंगे। इस तरह से बहुत तरह से उन लोगों का मतलब सोच विचार सब निर्भर होता है। लेकिन मौसम अचानक परिवर्तित या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उनका फसल बर्बाद हो जाने के क्रम में वे लोग आत्महत्या तक मजबूर हो जाते हैं। आप लोग आए दिन इस तरह की खबर क्या न्यूज में सुनते रहते होंगे। तब इसी सभी से बचाने के लिए, किसान का मनोबल न टूटे, क्या करती है वहां की राज्य सरकार, वे मतलब कि किसानों के लिए ऋण देती है। अब सरकार दे रही है तो ठीक है, संस्थागत है, संस्था के अधीन देगा, उसका नियम होगा, उसका कायदे होंगे, उसके कानून होंगे, वे माफ भी किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट की मर्जी रहेगी तो उसको माफ भी कर देगी। लेकिन गैर संस्थागत में क्या होगा,
कि किसान के अब क्या है, बेचारा बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनके पास भूमि कम है और शिक्षा का अभाव है, वे लोग मतलब कि ऋण कैसे लिया जाए, ऋण के नाम पर, कर्जा के नाम पर बहुत डरते भी हैं। तो वे लोग गैर संस्थागत मतलब कि व्यक्ति को अपना कर्ज लेना शुरू कर देते हैं या लेते भी हैं। गैर संस्थागत मतलब कि वो अपने रिलेटिव से लेंगे, रिश्तेदार से लेंगे, मित्र से लेंगे, सेठ से लेंगे, साहूकारों से लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, वे लोग ऊंचे ऊंचे दर पर, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, ऊपर से क्या तो कि ऋण दिया है तो उसको दबा करके उनको मेंटली रूप से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। ये सब गैर संस्थागत के अधीन आते हैं। तो गैर संस्थागत में लिखिएगा, गैर संस्थागत के तहत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि आते हैं। बस इतना ही छोड़ देते हैं। अभी इसमें और परिभाषा चाहें तो जोड़ सकते हैं इस तरह से कि वे अपने जरूरत के हिसाब से जो जरूरतमंद व्यक्तियों को ऊंचे दर पर ऋण देते हैं। तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता, लोग इतना समझ ही जा रहा है कि जो रिलेटिव्स होता है, अब कुछ लोगों को छोड़ करके, लेकिन ज़्यादातर वैसे ही होते हैं जो कि ऊंचे दर पर मौका है जितना उससे मतलब वसूल लिया जाए, इस तरह का सोच के अनुसार देते हैं। ये है गैर संस्थागत। और आप लोग संस्थागत मतलब तो समझ ही रहे हैं। इसी प्रकार से था असंगठित। अब लिखिए आप लोग एक केंद्रीय बैंक, लिख करके डैश लीजिए। लिखिएगा आरबीआई देश मतलब अपना, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, सन 1935 ईस्वी में किया गया था। यह शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो सभी बैंकों को दिशा निर्देश का कार्य करती है। जो सभी बैंकों को दिशा निर्देश का कार्य करती है। नीचे नोट में लिख लीजिएगा। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जाने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, सब हर एक नोट पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका लिखिए नोट में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949
1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। वर्तमान समय में शशिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अब समझिए थोड़ा, रिजर्व बैंक कहिए तो बैंकों का बैंक भी इसी को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को। इसको भी लिखवा देंगे लास्ट में। अभी इसका काम क्या है? तो जितना बैंक है भारत भर में, उस सब बैंक का यह बाप बैठा हुआ है, उस सब बैंक का यह मालिक है। उस सभी बैंकों को डायरेक्टर यही है, डायरेक्ट यही करता है किसको कितना ऋण पर मतलब कि किसान को देना है, होम लोन का ऋण कितना मतलब कि ऋण का दर कितना होना चाहिए, चालू खाता का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, क्या बाजार की स्थिति है उसके लिए बैंक को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, क्या दिशा निर्देश है, मतलब कि यहाँ तक कि अकाउंट आप खाता खुलवाने जाते हैं ना, तो उसमें खाता खुलवाने के लिए भी वह दिशा निर्देश जारी करती है। मतलब ये तो छोटा कॉमन बात हो गया। उसके अलावा बहुत सारे मतलब कि दिशा निर्देश यानी कि पूरा का पूरा नियमावली कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का होता है, और उसी का पालन करते हैं अन्य बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, वे सभी बैंक इसके दिशा निर्देश को पालन करेंगे। अगर वह पालन नहीं करेगा तो यह बैंक क्या करेगी? उस बैंक का मान्यता रद्द कर देगा, वह बैंक जब्त कर दिया जाएगा, उसको मतलब कि फंस जाएगा उस कंडीशन में। जितने भी बैंक हैं आप देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि जितने भी बैंक, वे सभी बैंक का वह दिशा निर्देशन का काम करती है। और एक बात, आरबीआई जो बैंक होता है इसमें किसी का अकाउंट नहीं खुलता कि चलिए अब आधार कार्ड आओ, पैन कार्ड आओ, नंद फंड कार्ड लेके आओ, ओकरा में जाकर खाता खुलवा लेते हैं। इसमें किसी का अकाउंट आम आदमी के लिए यह बैंक नहीं है। तो आपसे कभी कभी लोग ये भी पूछता है, ये तो चुटकुला या कॉमिक टाइप का होता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें किसी का अकाउंट नहीं खुलता है, खाता नहीं खुलता है? तो वह आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। समझ गए होंगे। अब नीचे लिखिए, नीचे क्या सोचे थे लिखवाने के लिए? क्या तो भूल रहे हैं? अच्छा लिखिए ना, भाई याद आएगी तो फिर लिखवा देंगे, या आप लोगों को याद होगा तो लिख लीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसलिए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऐसे राजधानी भारत का दिल्ली है, लेकिन भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में। ये हो गया आपका रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या होता है? सभी बैंकों का बैंक भी। हाँ लिख लीजिए फिर डबल में। आरबीआई को बैंकों का बैंक, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे आप लोगों को अलग अलग कौन कौन से क्या क्या बैंक हैं, कैसे कैसे, तो उन सभी के बारे में समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। अब एक समझ लिखिए, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक लिख करके डाल दीजिए। लिखिए, सभी प्रकार के राष्ट्रीयकृत
राष्ट्रीयकृत बैंक जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। साथ ही कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हैं। जिनके अंत में LTD, देखिएगा आप लोग, LTD यानी कि लिमिटेड, LTD यानी लिमिटेड, LTD लिमिटेड, लिखिए लिमिटेड का मतलब होता है, इसका हिंदी शब्द अर्थ होता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व जुड़ा रहता है। वे सभी बैंक वाणिज्य बैंक के तहत आते हैं। अब इसको समझिएगा। जैसे कि भारत में क्या है कि जितने भी बैंक खोलने के लिए कुछ नियमावली है, हम भी खोल सकते हैं, आप भी खोल सकते हैं, अगर आप उस नियमावली को फॉलो करते हैं तब। क्या है, नियमावली को 10th में नहीं पढ़ना, करना है उधर चलेंगे, वीडियो लंबा होगा। अभी जहाँ पे उसी को देखते हैं, कितना रकम देना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्या कंडीशन है खोलने का। आप भी खोल सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं, बस उसका आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या है कि जैसे वैसे बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक देख रहे हैं आप, जैसे आप देख रहे हैं यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो है वाणिज्य बैंक हैं। ये सभी वाणिज्य बैंक कहलाएंगे। वाणिज्य बैंक का ऐसा एग्जाम्पल हमने बोला। या फिर वैसे बैंक दिखिएगा कि जिसके अंत में लिमिटेड लगा हुआ है, यानी कि वह क्या है कि वह सरकार से जुड़ा हुआ है, उसको कुछ दायित्व गवर्नमेंट के द्वारा सौंपा गया है, तो वह भी वाणिज्य बैंक के तहत आता है। जैसे आप कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड लगा देगा, LTD, तो इसका मतलब है कि वह निजी क्षेत्र का बैंक है, पूर्णतः क्या है, सरकारी नहीं, लेकिन सरकार का नियंत्रण ऊपर है, चोरकटाई नहीं कर सकता है, कोई के पैसा कौड़ी लेके भाग नहीं सकता 1 रुपया। पहले ही का गर्दन क्या होता है, सरकार के हाथ में होता है। जहां वो गड़बड़ करेगा तो उसका पैसा सब सरकार क्या करती है, अपने पाले में जब्त करके रखती है, किस कंडीशन में जनता को, पब्लिक को कितना दे सके। अब वैसे नहीं, आप लोग को लगता होगा कि कोई भी बैंक खोल दिया और खोलने के बाद क्या हो कि उसका टर्म है, कंडीशन है, थोड़ा बहुत हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि बैंक खोलने के पहले आपको उसको पैसा का कुछ हिस्सा, अभी करंट में कितना है पता नहीं, जैसे सपोज कि 125 करोड़ मान लिया जाए कि 125 करोड़ इस तरह का रकम, मतलब कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है, रख देना है। उसके बाद आप खोलिएगा बैंक खोलिएगा। अब सरकार आप पर देख रही है कि आपके यहाँ कितना का रकम जमा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं। अब 125 करोड़ तो सरकार को जमा किए हुए हैं, 125 से आपका मतलब कि आपका सपोज कि 250 करोड़ का टर्नओवर चालू हो गया है। उस कंडीशन में वह यह देख रहा है कि जो पब्लिक है वह बैंक में पैसा जमा किया है, मतलब वो वे सभी जो 250 है करोड़, वह 5 साल 10 साल के बाद वह दुगना होकर के इतना का आपने प्रलोभन दिया है,
आप उसको लौटा पाइएगा कि नहीं, उस पूरा कंडीशन को वो देखते रहता है और देखता है कि जहाँ उसके गड़बड़ी होगा नहीं लौटा पाएगा तो उसको करता है कि नहीं अब तुम काम करो, ब्याज दर करो, तुम अपना कंडीशन इस तरह से लाओ, ऐसे करो वैसे करो करके चलाता है। और सपोज वह भागे तो भाग जाएगी, यानी कि वो अब वह देने में फेल हो जाएगा, तो क्या होता है उस स्थिति में, तो यहाँ सीधा पब्लिक लोग सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करने लगता है। तो सरकार उस कंडीशन में क्या करती है कि जो पब्लिक जमा किया होता है उस बैंक में अपना रकम, उसका कम से कम मूल पूंजी, जैसे हमने बैंक में जमा किया था, मान लीजिए को बैंक किसी बैंक में लिमिटेड या कोई सा भी बैंक हो, वह कहा था कि हम आपको 10 साल में दोगुना करके देंगे, हमने 50,000 जमा किया था, अब पता चला कि 2 साल बाद वह बैंक मतलब कि अब इतना इतना करके अब वो भाग चला या फिर देने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में सरकार हमको क्या करेगी, उसका मूल पूंजी तो कम से कम पक्का लौटा देती है ताकि लोग शांत हो जाए। इस तरह के अगर इस तरह से न रहेगा तो फिर सरकार का नियंत्रण नहीं रहने पर क्या होगी, सरकार को अब जनता उग्र होगा, तोड़ फोड़ हंगामा करेगा तो सरकार गवर्नमेंट को ही न लॉस होगी। तो इस तरह से चलता है। अब नीचे लिखिएगा प्राइवेट बैंक आप लोगों को बता देते हैं, जैसे HDFC है, होम लोन वगैरह वगैरह जो बैंक देता है, HDFC तो होम लोन के लिए विख्यात है, ICICI है, तो अब तो इसका अथी हो गया, फिर से ये आप लोगों को हाल फिलहाल में एक बैंक का दर्जा मिला आपका बंधन बैंक। बंधन बैंक पहले मतलब कि निजी बैंक ही था, अब इसको क्या कर दिया, वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया गवर्नमेंट, इस तरह से हुआ। फिर क्या होता है कि कभी कभी सरकार क्या करती है, कई बैंकों को मिलाकर के एक बैंक का निर्माण या फिर कई बैंकों को सरकारी बैंक बना देती है। वह इसलिए करती है जैसे सरकार के यहाँ पैसा का, मुद्रा का अभाव हो जाता है, उसका मार्केट खराब होने लगता है या कुछ स्थिति दयनीय होती है, सरकार को ऐसा लगता है, तब वह उस स्थिति में क्या करती है कि कई बैंकों को सरकारी करती है। तो सरकारी करने से क्या हो जाता है कि उसका जो पैसा होता है वह फिर सरकार के अधीन हो जाता है ना, तो कई प्रकार से सरकारी भी करती है। तो इसका नीचे लिखिएगा डबल एरो में, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वही सरकारी यानी कि राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। कब किया गया, 1969 जिसमें पंजाब नेशनल बैंक सहित ये बहुत प्रमुख बैंक है, पंजाब नेशनल पुराना बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक सहित 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुनः 1980 में छह अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब लिखिए सहकारी बैंक, लिखिएगा सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं जिसका अलग अलग राज्यों में
अलग अलग नाम होता है। इस तरह के बैंकों का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि आरबीआई इसकी दिशा निर्देशन करती है। समझे सहकारी बैंक क्या होता है? आपसी सहयोग। अब आपसी सहयोग के लिए आप लोग को समझाने के लिए तो बहुत सारा है बैंक, लेकिन अब एक ऐसा बैंक बता दे रहे हैं, बैंक नहीं, एक प्रकार का क्या कहें तो यह बैंक से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अभी जीविका चल रहा है ना, तो जीविका तो बैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, एक तरह से आपसी सहयोग एवं सद्भाव से पैसा को इकट्ठा करते हैं और वे लोग बैंक में जमा करते हैं, किसी बैंक में जमा करते हैं और फिर वहाँ से बैंक उनको और किसी तरह क्या नियमावली है बहुत सारा उसका भी, जिसके तहत फिर उन्हीं लोगों को में से जो पैसा जमा कर रहे होते हैं बहुत कम, यह महिलाओं का समूह है, इसमें पुरुष नहीं होते, पुरुष केवल मतलब कि काम करते हैं, लेकिन जुड़ता है या फिर इसमें ज्वाइन जो होता है महिला ही होती है। फिर वह किसी बैंक से क्या करते हैं कि जुड़ जाते हैं, फिर बैंक उनको, फिर सरकार का यह नियमावली है, यह राज्य सरकार के अधीन है। अभी तो इसमें मतलब कि केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो गया है बहुत अच्छे मतलब कि पैमाने पर इसका, तो उसमें कार्यरत होता है। ऐसे आपका ग्रामीण बैंक जो होता है, जैसे मध्य ग्रामीण बैंक इत्यादि जो बैंक है, ये सभी सहकारी बैंक में आते हैं, क्योंकि है इसका भी रूल रेगुलेशन सब आरबीआई ही तय करेगी, आरबीआई के ही दिशा निर्देशन पर कार्यरत होगा। लेकिन जो यह सहकारी बैंक है, इसमें मुख्य रूप से अब राज्य सरकार फिर क्या करेगी, किसानों को ऋण, मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्था करते रहती है। यह इसलिए सहकारिता के रूप में आता है और यह क्षेत्र के अधीन होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब इसी में आपका एक आता है प्राथमिक सहकारी समितियां। लिख करके डैश दीजिएगा। प्राथमिक सहकारी समितियां लिखिएगा। इसकी स्थापना स्थानीय किसानों को अल्पकालिक ऋण, अब ऋण इसे तो पढ़ ही लिया आप लोग, अल्पकालिक ऋण के लिए किया गया है। अल्पकालिक का मतलब 1 वर्ष, कहीं इसको एडजस्ट कीजिएगा, 1 वर्ष का। फिर होता है भूमि विकास बैंक, ये भी किसानों के लिए ही है, इसमें भी 10-15 किसानों का समूह होता है प्राथमिक सहकारी समितियां में, जैसे जीविका होता है ना उसी प्रकार। तो अब लिखिएगा भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक लिखिएगा। इसमें ग्रामीण कृषकों यानी किसानों, ग्रामीण कृषकों के अस्थायी भूमि सुधार के लिए,
अस्थायी भूमि सुधार के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाली यह एक संस्था है। यह भूमि को बंधक रखकर 15 से 20 वर्षों के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। इसे भूबंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब इसमें इतना परिभाषा तो परीक्षा में नहीं है, पूछने का उम्मीद है, लेकिन यह पूछेगा आपको जो क्या कि भूमि विकास बैंक ही भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह क्या होता है, दीर्घकालिक ऋण देने वाला यह बैंक है। कैसा ऋण देता है? दीर्घकालिक। तो आपसे पूछ सकता है दीर्घकालिक ऋण कौन सा बैंक देता है किसानों को? तो भूमि विकास बैंक। तो इसको नीचे में लिख लीजिएगा अपना कि दीर्घकालिक ऋण भूमि विकास बैंक देता है। थोड़ा स्टार मार के, ऐसे तो इसमें भी लिखवाया हुआ है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और अल्पकालिक ऋण किसानों को कौन देता है? तो प्राथमिक सहकारी बैंक। जो प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती है, उससे किसानों को क्या होता है? अल्पकालिक ऋण मिलता है। ठीक है। अब एक आगे लिखे व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक लिखिए, वे सभी प्रकार के बैंक जो किसानों को अपनी भिन्न भिन्न शाखाओं द्वारा, ब्रांचेज, शाखा होता है ना बैंक के, शाखाओं द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यह पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इसका भी क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। और अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, लेकिन अब क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। दैट्स ऑल। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिलेटिव्स, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।